हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंस की वजह से प्रिंसिपली तो रिस्क असेसमेंट पढ़ाई चाहिए था, फिर इंटरनल कंट्रोल, फिर आईटी के इंटरनल कंट्रोल, और उसके बाद कौन से वाला पढ़ाना चाहिए था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 नंबर का, 40 नंबर का, तो हम मजबूरन उसको क्या करा देते हैं, पहले पढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर बार बार करते रहे, मैंने आपको कहा एटलीस्ट आपने, अगर हमने तकरीबन कुछ 14-15 क्वेश्चन किए हैं, और आपने अगर 8-10 क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था, कोई मैं पहले था कि 3 से 4 मेरा था कि चैप्टर 3 से 4 छोटे छोटे चैप्टर दे दूंगा, फिर मैंने हाथ रोक लिया कि हमने इनको किसकी प्रैक्टिस करने दें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर आपने नहीं की तो बहुत ज्यादा जुल्म किया अपने साथ। क्यों? क्योंकि हमने पिछला पूरा 1.5-2 वीक अपनी स्पीड को क्या कर दिया था, स्लो कर दिया था, इस वजह से कर दिया था कि आप सब्सटेंटिव, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ऑलमोस्ट हम अपना टाइम का तकरीबन कुछ 20 से 25% टाइम उसको दे चुके हैं। ठीक है, पढ़ भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, किसी भी चैप्टर के इतने क्वेश्चन नहीं करवाए, हालांकि वो इंपॉर्टेंट भी होती है कुछ, लेकिन उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट वाला एक टॉपिक आएगा, तो उसमें टू आइडेंटिफाई, जब क्या हो, जब किसका मसला हो, गोइंग कंसर्न का, तो टू आइडेंटिफाई कुछ प्रोसीजर आएंगे, कुछ अनआइडेंटिफाई। इसी तरह से इस चैप्टर में भी कुछ इजाफी सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमें पढ़ने पड़ेंगे। चले वापस आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क कुछ होता है इनहेरेंट रिस्क, जैसे गोल्ड का बिजनेस, इनहेरेंट रिस्क समझ गए, वो उसके अंदर छुपा हुआ, क्या करें, जितने मर्जी कंट्रोल लगा लें, इनहेरेंट रिस्क मौजूद है। कैश का बिजनेस, बैंक, जिसका दिल करे, देखिए सबसे आसान एसेट क्या है, कैश। आप जो है, आप गाड़ी भी बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन आप घर के गैराज में खड़ी करते हैं, लेकिन कैश वो या तो जेब में रखते हैं, या वॉलेट रखते हैं तो वॉलेट को हाथ में रखते हैं, या फिर किसी क्या रखते हैं, क्यों, आसानी से चोरी हो सकता है। तो जो बंदे कैश में डीलिंग करते हैं वहां पे रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियां बेचेंगे, जमीन जायदाद बेचते खरीदते हैं, कोई रिस्क नहीं, पे ऑर्डर आता है और ये जमीन तो कोई उठा के नहीं ले जाएगा, सुबह सुबह उठा मेरा प्लाट गायब है, नहीं, ऐसा तो नहीं, अपनी जगह पे ही होगा। लेकिन जो कैश का मसला है, जैसे गोरमे वाले हर वक्त डीलिंग किस में है, कैश में, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा, इनहेरेंट रिस्क अंदर छुपा हुआ रिस्क, बिल्ट इन, उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, इनहेरेंट रिस्क की समझ आ गई। अब हम पढ़ने लगे, जैसे हम एंटिटी में जाते हैं, देखते हैं यहां पे रिस्क है या नहीं, क्योंकि अगर रिस्क ज्यादा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा, और रिस्क कम तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम। ये वाली बात हमने पढ़ी हुई है कहीं पे, रिस्क ज्यादा तो मटेरियलिटी कम, ये छलनी थोड़ी सी हम क्या कर दें। तो रिस्क हम असेस करने जा रहे हैं, तो हमें कुछ वो सिचुएशन देगा, हमने उसके रिस्क आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके प्रोसीजर बताएंगे। नहीं समझ आई? ये बताएं, जब पेपर देने जाएंगे तो तब सब्सटेंटिव प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दोनों पढ़ रहे होंगे, या सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर या सिर्फ रिस्क असेसमेंट पढ़े होंगे? ओके, ये बताएं, रिस्क ज्यादा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा, और रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए तो उस आइडेंटिफाइड रिस्क पे और प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। जैसे फैक्ट्रियां चल रही हैं, आपने बाकी नॉर्मल प्रोसीजर, लेकिन अगर फैक्ट्री सेल होने वाली है तो अब हमारा रिस्क बढ़ गया या कम है? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जैसे फैक्ट्री सेल होगी, अब जो हमारे एसेट्स हैं अब वो लॉन्ग टर्म में नहीं है। नहीं समझे? हमने लॉन्ग टर्म यूज करना है या इसी साल सेल करना है? इसी साल सेल करना है, तो उनको किस में रखें? करंट में। अच्छा ये बताएं, डेप्रिसिएशन चार्ज करें या ना करें? नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द, है ना, इसमें गलती हो सकती है, वो सारी डेप्रिसिएशन चार्ज रिस्क है ना। अच्छा अब बताएं, ये बताएं कि जब फैक्ट्री सेल करेंगे तो मजदूरों को, वर्कर्स को निकाल देंगे, जब निकाल देंगे तो गोल्डन हैंडशेक देना पड़ेगा। हो सकता है वो सिर्फ सैलरी बुक करें, गोल्डन हैंडशेक, हो सकता है वो आपके पे केस कर दें वर्कर। समझ गए? ये है। अब बताएं, अलग इजाफी 6-7 प्रोसीजर आ गए जो अब आपने परफॉर्म करने। नंबर 1 देखना है कि कहीं पहले कभी भी नहीं देखा, अब देखा है नॉन करंट एसेट, लेकिन लिखने कहां पे पड़ेंगे? करंट एसेट। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी,
क्लियर हो गया। इसी तरह से जो है अब डेप्रिसिएशन वो हो सकता है गलती कर जाए, वो उसने कहा एसेट तो अभी हमारे पास पड़े हैं, सारी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अच्छा ये बताएं कोई प्रोविजन फॉर जो है वो कौन से वाले जो है अच्छा ये बताएं जिन लोगों ने, अगली बात बताने लगा, जिन लोगों मुझे पता चल जाए मैंने इसके पैसे देने और ये बिजनेस बंद कर रहा है, मैं पैसे रोक लूंगा। पैसे तो इस वजह से दे रहा होता हूं ना कि बिजनेस चलता रहेगा, अगला माल ले लूंगा, पिछले पैसे दे दूंगा। तो डाउटफुल डेट्स, पता नहीं कितनी बातें। रिस्क समझ गए कि आपने सिचुएशन देखनी है और उसके बाद देखना है इसमें रिस्क कौन सा है। जैसे जरा देखिएगा पिछले साल आप पे थोड़ी सी और वो करने लगे, हम पढ़ने लगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जब आप जाते हैं एंटिटी में ऑडिट करने के लिए तो रिस्क असेस करते हैं। क्यों करते हैं भाई? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फिर कौन वाला टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर कौन से वाला, फिर कौन से वाला सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क ज्यादा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा। अल्टीमेटली तो हमने किस पे ओपिनियन देनी है? फाइनेंशियल। लेकिन ये चीजें हमारी हेल्प करती हैं। अगर हमारे पास कंट्रोल स्ट्रांग है तो हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर काम पर है ना। अल्टीमेटली तो हमने क्या करने हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही परफॉर्म करने हैं। लेकिन रिस्क और कंट्रोल यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये दोनों हमारी हेल्प करते हैं। अगर ये हमारी हेल्प हो जाए हमारे आधे से ज्यादा काम कम हो जाता है। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा, और रिस्क कम है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जैसे मैं आपको एक पिछले साल, अब जरा सोच के बोलिएगा, पिछले साल डेटर पे करते थे डेटर टर्नओवर रेशियो। अजीब बात है, डेटर टर्नओवर रेशियो पिछले साल डेटर पे करते थे 52 डेज में। इस साल डेटर के टर्नओवर रेशियो निकाली, डेज में निकली 70। इसका क्या मतलब है? इसलिए निकालते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो के वक्त सोचा था कि ये इस तरह से काम आएगी, इस वजह से निकालते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल ली अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में मकसद क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? नहीं समझे? डेटर टर्नओवर रेशियो निकाली, क्या मकसद है इसका? यहां पे पता चलता है कि इस बंदे का पिछले दफा कितने डेज में कवरी हो रही थी, कितनी डेज में रिकवरी हो रही थी? 52 डेज में। अब समझ, डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में बता रही है कि पिछले दफा 52 डेज, इस दफा 70 डेज। क्या रिस्क है? बैड डेट का, कि जो पैसे हैं पहले कितनी देर में कवर हो जाते थे? 52 डेज में। और इस दफा इसका मतलब है आपके पैसे आना लेट शुरू हो गए, लेट आना शुरू हो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पिछले दफा 52 में, इस दफा 70 में। लेट पेमेंट हो, क्यों लेट कर रहे हैं? क्या वजह है? या तो आपके पास पैसे नहीं है, दूसरा आप जानबूझ के पेमेंट तो कर रहे हैं, पेमेंट तो कर रहे हैं। ये एक तो सिंपल बात है, कौन से वाली? पैसे नहीं है। और दूसरा वजूहात जाने कि पेमेंट क्यों लेट कर रहे हैं। हो सकता है पेमेंट हो रही हो, नोटिंग में मसला हो। अब जरा बताएं, पिछले दफा 52 डेज में कर रहे थे, इस दफा 32 डेज में। बताएं, पेमेंट जल्दी कर रहे हैं या पेमेंट जल्दी कर रहे हैं या क्रेडिटर है ही नहीं? अगर क्रेडिटर नहीं है तो रिस्क नहीं है कि क्रेडिटर कम बुक कर रहे हैं जानबूझ के। क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट कम क्यों जा रही है? क्लियर हो गया? तो बहुत सारे रिस्क क्लियर हो गया। अच्छा ये बताएं, सेल कम हो रही है, सेल कम हो रही है, रिस्क है? नहीं, अच्छी बात है, सेल कम हो रही है, खुश हो, सेल कम हो रही है, क्या बात है, क्या बात है, सेल कम हो रही है, माशाल्लाह। भाई पहला रिस्क, डेटर कम शो कर रहे हैं या सेल कम शो कर रहे हैं, ये छोटा रिस्क है। क्यों कोई अपनी सेल कम शो करेगा? इससे बड़ा रिस्क बताऊं भाई, सेल कम हो रही है, आपकी प्रोडक्ट हो सकता है ऑब्सोलीट हो रही हो। नोकिया वालों की सेल कम हो रही है, बेड़ा गर्क होने वाला है नोकिया का। कोई कंपैटिटर आ गया है अच्छी प्रोडक्ट लेके, ये भी हो सकता है। सेल कम हो रही है, इसका मतलब है जो ले गए वो भी लानत मलामत करके पैसे चीजें वापस करेंगे। पहली भी नहीं बिक रही, जो बिक गई वो भी वापस आने वाली है। इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट में जो माल पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, या तो डिफेक्टिव है, इससे ज्यादा है वो आउटडेटेड होने वाला है।
नोकिया के पास करोड़ों का स्टॉक पड़ा, लोअर ऑफ कॉस्ट और है ना रिस्क, जो मशीनरी बना रही है इम्पेयरमेंट। क्लियर है? तो 3-4 रिस्क निकले है ना। अब जो माल ले गए वो भी पैसे नहीं वापस करेंगे। सर जी पड़े हैं, अपने फोन उठा ले सर जी, नहीं बिक रहे, बटनों वाला फोन नहीं बिक रहा, सैम्बियन नहीं बिक रहा, कौन सा बिक रहा है सर जी? सैमसंग ले आते वो तो बिक जाता है, आपका फोन नहीं बिकता। वो यार पैसे दो, नोकिया वाले कह रहे हैं, वो कह रहे सर जी क्या करें, अपना माल उठा ले, पैसे नहीं है, बिकेंगे तो देंगे। बैड है। कितनी बातें निकल आई सिर्फ सेल कम होने से। तो वो सिचुएशन देगा सेल कम हुई है, या तो बता देगा सेल कम हुई है, या तो बता देगा कि सेल कम हुई है, या कंपैरिजन देगा, पिछले दफा सेल 20 मिलियन, इस दफा 11 मिलियन। तो वो आपको फैक्ट्स भी दे सकता है, वो आपको फिगर्स भी दे सकता है। दोनों से रिस्क आइडेंटिफाई हुआ कि सेल कम हो रही। अब जब सेल कम हो रही है, सेल कम हो रही, अच्छा चले, सेल कम हुई है तो बैड डेट, सेल कम हुई है तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, सेल कम हो रही है तो इंपेयरमेंट ऑफ द मशीनरी। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करें? पहला बैड डेट। क्या आपने डेटर के प्रोसीजर नहीं पढ़े, वैल्यूएशन एलोकेशन वाले? अब बताएं, इसलिए आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर पहले पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब जरा बताएं, सेल कम हो रही है, सेल कम हो रही है तो लोअर ऑफ कॉस्ट और रिस्क क्या है? इन्वेंट्री कम होगी और इन्होंने ज्यादा लिखी होगी। नहीं समझ आई? अब बताएं प्रोसीजर, वैल्यूएशन एलोकेशन लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी प्रोसीजर, जितने मार्क्स उतने ज्यादा लिख देंगे। मुश्किल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? लेकिन जी सबसे पहले आपको रिस्क बताते हैं। अनयूजुअल ग्रोथ है रिस्क, एकदम से सेल बढ़ गई, रिस्क है या नहीं? रिस्क है। ऐसे कैसे हो सकता है? बाटा वाले कह रही है हमारी 500% सेल बढ़ गई है, आपने देखा सर्विस वाले को तो सिर्फ और सिर्फ 100% बढ़ी है। इसका क्या मतलब हो गया? ये झूठ बोल रहे हैं। रिस्क है या नहीं? कौन सी चीज को ज्यादा चेक करना चाहिए? सेल्स को। सेल्स के प्रोसीजर नहीं आते आपको? क्लियर हो गया? तो रिस्क असेसमेंट, रिस्क समझे, मैं अभी आपको रिस्क पढ़ाने लगा हूं, रिस्क असेसमेंट नहीं पढ़ाने लगा। ये मेरे ख्याल में बहुत पहले मैंने आपसे, वो कहता है सिचुएशन काजिंग इंक्रीज इन रिस्क, जब रिस्क ज्यादा हो जाए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चैप्टर 2 से रिलेटेड है। लेकिन ये आपको मैंने बहुत पहले शेयर कर दिया था, ये शेयर हो गया था ना आपको, ठीक है। आज मुझसे डाउनलोड नहीं हो रहा था, बाकी कर लिया था। मैनेजमेंट बोनस बेस्ड ऑन रिस्क है या नहीं? जब कहेंगे भाईजान ज्यादा सेल तो ज्यादा बोनस, तो कहेंगे ठीक है, फिर ठीक है, रिस्क है या नहीं? इस रिस्क है, इसका मतलब वो जानबूझ के सेल ज्यादा दिखाए। आगे बताएं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, इसका क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड क्या मतलब है? विंडो ड्रेसिंग कहते हैं इसको, ठीक है। टारगेट अचीव करने के लिए बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया टारगेट अचीव करने के लिए। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आती है? बेटा रख दे, अभी रख दे, अभी नहीं मिल रही तो बाद में कर लीजिएगा, इधर से देख लें और आपको ग्रुप में भी शेयर कर हो जाए। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एट ईयर, ठीक है, ओके। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एविडेंस, वकील कहता है ओके है, हम केस जीत जाएंगे, लेकिन आपको था ना, ये एग्जांपल मैंने दी हुई है, कंगालते हुए आपको ईमेल मिली किसी मैनेजर की, ठीक है, और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपको एक एविडेंस कुछ कहे दूसरी तो रिस्क बढ़ गया, या ये फ्रॉड तक भी जा सकती है बात। क्लियर हो गया? ये कुछ बता रहे हैं और जो डेटर ने जो कंफर्मेशन भेजी है वो कुछ और है। एक्सेप्शन पढ़ा था ना कहीं पे, एक्सेप्शन आ जाए तो उसे पूछे, रिकॉन्सिलिएशन बनाए, हो सकता है हम गलत हूं, हो सकता है, लेकिन रिस्क तो बढ़ गया, रिस्क तो बढ़ गया। चले, यानी आपने मैनेजर से पूछा वो कुछ और बता रहा है, आपने सीएफओ से पूछा वो कुछ और बता रहा है, रिस्क बढ़ गया ना, झूठ हो सकता है। चले आगे चलते हैं। फिर क्या? सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मामू चाचू कोई बेची जा रही, अपनी पेरेंट कंपनी कोई बेची जा रही, अपनी सब्सिडरी, इसका क्या मतलब है? ये भाई ये फेक सेल है, फेक परचेजेस है, ठीक है। जो है आपको एक मजे की बात बताऊं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेटेड पार्टी की बात बताने लगे। रिलेटेड पार्टी का अलग से चैप्टर है और वो भी उसमें भी डिस्कस करें। उन्होंने क्या किया
डिविडेंड दें तो उस पर टैक्स काटा जाता है 15%, ऐसा है या नहीं? फिर कंपनी भी अपने प्रॉफिट पे 29% देती है, तो टोटल कितना हो गया 44%। आधे से ज्यादा तो किसको देने पड़ते हैं? जब भी आप प्रॉफिट कमाएं या और उसके बाद डिविडेंड दें तो कम से कम उसमें से आधा किधर चला जाता है? गवर्नमेंट के पास। ले जी, गवर्नमेंट के पास चला गया। और इस साल अगर आपका प्रॉफिट नहीं था फिर भी डिविडेंड पे करें तो 25% रेट आता, तो 25% है मतलब 55% तो किसको दे दे? क्योंकि ऑलरेडी वो रिजर्व जो पड़े हुए हैं उस पे ऑलरेडी कंपनी को ने 29% पे कर दिया, 25% और तो 55%। इन सब चीजों से बचने के उन्होंने एक तरीका किया, एक कंपनी की प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने बेच दी अपने शेयर होल्डर्स को, और वो 1 करोड़ की थी, उनको 10 लाख में बेच दी। अब बताएं रिस्क है या नहीं? यस रिस्क है। उन्होंने 90 लाख का डिविडेंड दे दिया उनको, नहीं समझे? जब वो कहते हैं शेयर होल्डर हमें डिविडेंड दो, उन्हें कहते हैं खोते हो, हमें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हें कितने में दी है? 10 लाख में, तो 90 लाख का फायदा है या नहीं? लेकिन इसके 2 इंपैक्ट निकले। एक तो कंपनी ने 90 लाख का लॉस बुक किया, प्रॉपर्टी कितने की थी, कितने की बिकी? कंपनी ने 1। दूसरा, टैक्स ना प्रॉफिट पे देना पड़ा ना डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ा शेयर होल्डर को, है ना? इसीलिए कहते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सॉरी किधर है, रिलेटेड, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, सेल भी ज्यादा हो सकती है। जैसे मैं एंड पे आया, मेरे तो टारगेट पूरे नहीं हो रहे, तो ए कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी बी को कहती है माल उठा लो, माल उठा लो, गुड डिस्पैच नोट, गुड रिसीट नोट, ये वो सारा कुछ बना लेते हैं। उसके बाद क्या करना, मेरी सेल हो जाएगी और मैं डेटर बुक कर लूंगा, बाद में क्या करना, वापस कर लेना। लेकिन अगर किसी दूसरे बंदे को कहो माल उठा लो और फिर उसको ढूंढते फिरो, तो इधर माल भी महफूज, वापस भी आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है सिग्निफिकेंट रिलेटेड। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये हमने कहीं और भी पढ़ा था मटेरियलिटी में। जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी सी भी हो तो अमाउंट क्या होती है, इस वजह से होती है, उसके पीछे कई राज छुपे होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी का पता चल गया। लैक ऑफ जो है कंपिटेंस आर इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एम्प्लॉय आर बी काम और भर्ती किए हुए अकाउंट डिपार्टमेंट में, बताएं रिस्क है ना? गलतियां होंगी, IFRS उन्होंने पढ़े होंगे, IAS पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के जो है कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, खाक पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं, तो गलतियां होंगी या नहीं? जब गलतियां ज्यादा होंगी रिस्क ज्यादा हो। हाँ अच्छी बात है, समझ आ। ओके, डिफेक्टिव इन्वेंट्री, ये बताने की जरूरत है। डिफेक्टिव इन्वेंट्री है तो क्या नहीं किया होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। और जो अगर तो डिफेक्टिव इन्वेंट्री से लाभ की वजह से है तो ठीक है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है तो इम्पेयरमेंट। क्लियर हो गया? और जिसको डिफेक्टिव इन्वेंट्री दी, बहुत बड़ा रिस्क है जिसको डिफेक्टिव इन्वेंट्री दी। जैसे एक केस आया था सीफैब में आया था, ठीक है, बल्कि रियल लाइफ सुनाता हूं आपको। जनाब क्या हुआ, मर्सिडीज हमारे यहाँ तो गाड़ियां आती है, मर्सिडीज के ट्रक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मर्सिडीज की बसें बहुत अच्छी हैं। तो आयरलैंड में या स्विट्जरलैंड में कोई इनमें से थी, वहां पे जो है टायर बस्ट हो गया। अब जो टायर होता है वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी से नहीं बनाते, वो किसी से लेती हैं। जैसे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी है वो जनरल टायर्स वाले हैं, मैंने कुछ अर्सा वहाँ पे जॉब की है, अच्छी कंपनी है, वो लगाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का टायर नहीं बनाते। और जो अच्छी गाड़ियाँ हैं वो मिचलन, गुडईयर, योकोहामा, इस तरह के अच्छे टायर लगाते हैं। खैर जो भी है, तो उन्होंने टायर बस्ट हो गया। अब टायर बस्ट होता तो बैलेंस इम्बैलेंस हुई, उसने कलाबाजियाँ खाती हुई गई, काफ़ी सारे बंदे डेथ हो गई। मर्सिडीज ने फौरन उस कंपनी पे क्या कर दिया, केस कर दिया। लेकिन साथ ही एक अजीबोगरीब उसने काम किया अपनी साख को बचाने के लिए। उसने कहा जिसके पास हमने गाड़ी बेची है और उनके पास इस कंपनी का टायर लगा हुआ, हमने एक नई कंपनी और बेहतर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आके अपना टायर क्या करवा जाए, चेंज करवा। तो जिन लोगों के पास एक तो टायर यूज हो रहे थे, किसी के पास पुराने पड़े थे, किसी के टायरों के साथ अगर बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, आधे कटे हुए टायर पड़े थे, ठीक है, किसी ने उसमें गमले लगाए हुए थे,
तो वो सब ने क्या करवा दिया, चेंज कर। उस साल मर्सिडीज को नुकसान हुआ, उस साल का ऑडिटर गया तो उसने देखा क्या है, रिस्क तो है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंट्री टायरों की पड़ी हुई है वो भी फारिग हो गई, लिटिगेशन भी हो गई, और जब आएगा तो उसकी प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करनी, जो पैसे वापस होने, पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस साल में इन्वेंट्री जो है लोअर ऑफ कॉस्ट, और प्रोविजन फॉर वो जो उन्होंने ऑफर की है वो वापस करनी है। फिर जो है जो टायर उनसे गाड़ियां ले गए, ठीक है, वो भी वापस ले आएंगे। और बड़ी बात, विद डिफेक्टिव इन्वेंट्री का इतना इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया? हालांकि इन्वेंट्री उनकी अपनी नहीं थी, बट खरीद के तो रखे होंगे, ले जी। तो लेकिन उसका फायदा क्या हुआ कि आज भी मर्सिडीज रेपुटेशन, अदरवाइज क्या हो जाता कि फलां कंपनी के तो टायर फटते हैं, फलां कंपनी के तो टायर फट जाते हैं, यार उनसे गाड़ी ना लो। तो मर्सिडीज उस साल नुकसान बर्दाश्त कर लिया, अगले 2-3 सालों में नुकसान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दोबारा से किस पे आ गए? तो आज भी मर्सिडीज वन ऑफ द रिनोन ब्रांड है। जितने नए ब्रांड, हैवल आ गया, टोयोटा आ गया, फलां, मर्सिडीज अपनी जगह पे मौजूद है, आज भी वो प्रिविलेज समझी जाती है। क्लियर हो गया? खैर वापस आ, डिफेक्टिव इन्वेंट्री की एक और एग्जांपल, एक बंदा हेयर ड्रायर जो है वो ले गया, या बंदी, ठीक है, जो भी था वो ले गए। अब उसपे क्या था कि वो अगर उसको लो पे रखे वो हाई हो जाता था, और हाई पे रखे वो लो हो जाता। अब डिफेक्टिव इन्वेंट्री, ठीक है, इसको ठीक करने में मजीद पैसे लगेंगे, जब मजीद पैसे लगेंगे तो लोअर ऑफ कॉस्ट, एनआरवी लहर है। अब कॉस्ट टू कंप्लीट द एसेट था, कहीं पे पड़ा होगा, एक तो ये लग गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि बेचारा कोई लगा है, उसका मुंह और साइड वाले सारे बाल ही जल जाए, इसी तरह से गीजर, तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि गाड़ी ले गए, ब्रेक नहीं लगी, गाड़ी ले गए ब्रेक नहीं लगी। ये C-FAB में ब्रेक वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि उन्होंने ब्रेक, भाई ब्रेक नहीं लगी, ठीक है, जो आपके पास पड़ी हैं गाड़ियां वो उनकी ब्रेक भी फाल्टी है, लेकिन इससे आगे बात है, वापस करेंगे लोग। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोई जा रहा हो और वही ब्रेक हो और वो काम ना करे, उसका काम, ठीक है, तो उसके रिश्तेदार आपको छोड़ेंगे, और जो जख्मी हुआ जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलेगा वो घर नहीं जाएगा, वो कंपनी की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? तो लिटिगेशन भी, डिफेक्टिव इन्वेंट्री इतना लंबा आप खींच सकते हैं जितना मर्जी, इन्वेंट्री की कम हो गई, एसेट की कॉस्ट कम हो गई, जो आने हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो ले गए गलत माल, वो प्रोविजन फॉर लॉ केसेस सूट, उसकी भी आपको करने, इंपेयरमेंट, और बड़े डिफेक्टिव इन्वेंट्री से इतने ज्यादा रिस्क हैं जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। हो सकता है आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाए, वो ये भी हो सकता है, गोइंग कंसर्न का। खैर आगे चलते हैं, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री डिस्कस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिस्क है। फिर कौन से वाला? बैंकरप्सी ऑफ द डेटर, डेटर ही बैंकरप्ट हो गया, बताएं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो रिस्क है ना, डेटर बैड डेट हो गया, लेकिन उन्होंने इसको डेटर एसेट्स में लिखा हुआ, यस ये भी है। फिर कौन से वाला? इंटेंशन टू सेल द शेयर, बहुत बारीक बात है जरा, इंटेंशन, हमने शेयर सेल करने हैं, तो हम चाहेंगे कंपनी का प्रॉफिट कम से कम हो या ज्यादा दिखे, और कंपनी के एसेट, तो फिर क्या रिस्क है? 2024 का ऑडिट करने गए हैं, 2025 में कंपनी ने शेयर सेल करने हैं, बताएं 24 की स्टेटमेंट को, इनकम को, है ना, ताकि लोग, बहुत बड़ा रिस्क है फ्यूचर का, लेकिन अभी विंडो ड्रेसिंग अभी करेंगे, ठीक है, जाहिर है 2025 में शेयर करेंगे, तब 2025 की तो स्टेटमेंट किसी ने नहीं देखनी, कौन सी देखनी है? 24 की, तो 24 की जरा वैल्यू का पता चलेगा। खैर फिर कौन से वाला? इंटेंशन टू एक्वायर लोन, बैंक क्या देखता है? सिक्योरिटी, बैंक क्या देखता है? सेल, बैंक क्या देखता है? कैश फ्लो, बैंक क्या देखता है? एसेट। इन सब चीजों को मैनेज किया होगा उसमें। क्लियर हो गया? रिस्क है। फिर क्या? एंटिटीज इन्वॉल्वमेंट इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। कैसे? मैं 2-4 बताता हूं। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर में करते हैं, रुपीज में? डॉलर में। जिस दिन आपने इंपोर्ट का ऑर्डर भेजा, उसी दिन माल ठक करके अल्लाह दिन का चिराग ले आएगा। जिस दिन माल ऑर्डर कर रहे हैं
उस दिन रेट और जिस दिन आएगा रेट और, पहला रिस्क। दूसरा, जिस दिन माल आए उस दिन और जिस दिन आपने क्लियर करवाया उस दिन के दरमियान फर्क होता है, यह भी थोड़ा सा आ गया। असल रिस्क क्या आता है, जिस दिन आए उस दिन का सही रेट लगाया या 30 जून का, समझ, उस दिन का रेट लगाना है। लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए तो आपको 30 जून की आपकी लायबिलिटी या आपके एसेट्स, और अगर आपने फॉरेन करेंसी से लोन लेके लिया है, भाई इसमें बहुत सारे रिस्क हैं। अच्छा, इंपोर्ट फ्री ऑन बोर्ड कुछ पड़ा है? हाँ, वो भी तो है ना। अगर माल समंदर में फिर रहा है, किसका है? अगर तो फ्री ऑन बोर्ड है तो फिर किसका है? आपने खरीदा है और फ्री ऑन बोर्ड है, हमारा है इन्वेंट्री में, और अगर तबाह हो गया तो आपकी इन्वेंट्री गई। और अगर फ्री ऑन बोर्ड नहीं था, ठीक है, क्या सीआईएफ कहते हैं, हमारे वक्त कुछ और कहते थे उसको, खैर जो है सीआईएफ जो भी है नाम, तो ठीक है। तो समझ गए, बात समझ गए भाई, जो समंदर में फिर रहा है वो किसका माल है, रिस्क किसका है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा खासा रिस्क होता है। अब इधर से भेज रहे हैं, अगर तो फ्री ऑन बोर्ड है, लेकिन हमारा है, और अगर वो दूसरा जो भी है, मतलब समझ गए ना, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करते, हमारे वक्त कुछ और थी, उसके बाद चेंज हुआ, अब कुछ और कह रहे हैं। खैर, जो खास तौर पर सेमिनार में बता रहा था, खैर मुझे उस तरह से नाम याद नहीं। वापस आते हैं भाई, देखा जाएगा माल किसका है, आपको बताया जाएगा कि एज पर एग्रीमेंट। अब बताएं, जब प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो एग्रीमेंट देखेंगे या नहीं? यस, रिस्क तो है। देखिए, रिस्क आइडेंटिफाई करना ही असल मसला है। कहें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम। अच्छा, अगर एक्सपोर्ट करते हैं और एक ही बंदा है जिस पे हम डिपेंडेंट, हमारी 80% ऑर्डर, ये हमने कहीं पे पढ़ा था, 80% ऑर्डर उसी के पास जाता है, हमारी गोइंग कंसर्न का मसला भी हो सकता है। और अगर उसकी कंट्री में क्या लग गया, बैन लग गया, तो हम किसी और को तो बेच ही नहीं सकते। से हम भगवान की मूर्तियां बना के इंडिया भेजी जा रही है, पाकिस्तान में तो नहीं चलनी, तो फिर क्या, ठीक है, उन्हीं भूतियों को फिर लानते दे रहे होंगे मूर्तियों को, ठीक है, कि जनाब क्या कर दिया हमारा, ठीक है, तोड़ देंगे, यहाँ पे तो नहीं बिकनी, यहाँ पे तो नहीं बिकनी। तो हो सकता है इसी तरह से कोई भी ऐसा हुआ है, बाईकाट चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई अगले दिन लद्दाख पे, तो उन्होंने बाईकाट चाइना की पुरजोर मुहिम चलाई। शर्ट जो है, इसके अलावा कैप्स, वो बड़ी मकबूल हुई। तो जो है कैप्स की डिमांड बहुत बढ़ी, तो फिर उन्होंने चाइना से बनवा के पूरी की। उसमें चाइना से कैप्स बनवाई और उन पे लिखा था बाईकाट चाइना। तो ये वाकया हुआ है रिसेंटली। वो एक प्रोड्यूसर ने, उसने देखा यहाँ पे तो कैप की डिमांड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नहीं, तो चाइना ऑर्डर किया, बाईकाट चाइना लिख के कैप तो भेज दो। हाजिर भाईजान, अभी भेज देते, ठीक है। तो यस, बाज दफा आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत सारे अजीब से फैसले होते हैं जो करने पड़ते हैं। खैर, अब बाईकाट चाइना में तो नहीं चलेगी। अगर इंडिया ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, चाइना में बाईकाट चाइना वाले पे कैप तो नहीं पहन सकता। खैर, वापस ले जी। ओके, एंटिटीज। अच्छा, कैश रिसीव्ड या पेड इन एडवांस, पहले पैसे दे दिए, कहीं की सेल तो नहीं बुक कर ली, पैसे ये हमने पढ़ा था कहीं पे, कहीं हमने सेल तो नहीं बुक कर ली, कहीं परचेज तो नहीं बुक कर ली, और बाद में देखना होता है ना, ठीक है, बाद में कि रिसेंट, यानी पैसे पहले दे दिए और परचेजेस बाद में की, तो एडजस्टमेंट पता नहीं कोई इस तरह का, ठीक है। चले, ये हमने पढ़ा हो, आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला, गोइंग कंसर्न इश्यूज, पता है हमें, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड, ओके सारे। सिग्निफिकेंट एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंस आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना रिस्क उसमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो ये सारे किस पे हैं, एस्टिमेट्स पे है ना। तो इसमें रिस्क है या नहीं? और आपके पास असल मसला क्या आता है, आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं आती ना। वो कह रहे 10%, आप कह रहे 8%, अब कौन सच है? आप उसके बिजनेस को ज्यादा जानते, वो ज्यादा जानता है, वो कहते सर जी ऐसा ही है, लेकिन रिस्क है, हो सकता है 10% हो जाए, हो सकता है 5%, हो सकता है 15% हो। जब एस्टिमेट आ जाए, इस तरह इंपेयरमेंट, रिवैल्यूएशन, हम पता है इन सारी बातों के लिए हम फिर एक्सपर्ट के पास जाते हैं, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा। चलें आगे चलते। फिर कौन से वाला, ये हो गया फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नॉट होल्ड ऑन, है ना रिस्क।
फिर हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। था कुछ, ठीक है। चले फिर कौन से वाला, इन्वेंट्री इज हेल्ड एट टू मेनी लोकेशन, पता है ना, वो बाटा, वाइन ब्रेंडर, ठीक है, ये वो नहीं, वो ये वाली है, इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, ये गवर्नमेंट। इतनी ज्यादा लोकेशन है, कैसे सबका ऑडिट इकट्ठे करें। फिर हम उनमें से क्या करते हैं, सैंपल करते हैं ना, कुछ के पास जाते हैं, कुछ पे कंपोनेंट ऑडिटर, कुछ पे हम वीडियो भी कॉल भी था, एक में था ना, रिस्क है ना भाई, हम खुद नहीं जा सके। फिर कौन से वाला, मेजर फिक्स एसेट एक्वायर्ड या कैपिटल एक्सपेंस ऑन एसेट इज इंकर्ड, तो इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया, ठीक है। और मेजर एसेट देखा तो उसकी भी, टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्केबल कंडीशन, वो अच्छे खासे। तो ये देखें, नॉर्मली देखें सेल परचेज होती रहती है, कोई रिस्क नहीं, लेकिन एसेट खरीदा इसमें रिस्क है, क्योंकि इसमें हो सकता है अकाउंटेंट जो बैठा हुआ हो उसको सेल परचेज का पता हो, एसेट की उसने ना पढ़ा हुआ तो गलती हो सकती है ना उसमें, अच्छी खासी पता नहीं कुछ कॉस्ट उसमें ऐड करते हैं, कुछ नहीं। जैसे जो है एक लेबर लगाई कि एसेट को क्या करो, इंस्टॉल करो, ये ऐड करेंगे, उस लेबर को पार्टी दी, समझ रहे ना, अच्छा खासा रिस्क है भाई जान, काफी सारा रिस्क है। अच्छा, क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट या सेक्शन 1 और मोर फैक्ट्री, ये ऊपर भी आ गया, 10 फैक्ट्री उनमें से एक कर ले, गोइंग कंसर्न का इशू नहीं होगा, लेकिन रिस्क तो है। फिर कौन से बात, रिवैल्यूएशन ऑफ, ये भी अच्छा खासा है, जजमेंटल वाला एरिया। फिर कौन से बात, मैल फंक्शनिंग और कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्रोडक्ट विद वारंटी, इंक्रीज इन वारंटी अमाउंट, या आपकी वारंटी अमाउंट बढ़ गई है या आपने पीरियड बढ़ा दिया है, और जो वारंटी पे गए हुए हैं उनकी लोगों की क्या आ रही है, कंप्लेन आ रही है। इसका मतलब है अगर कंप्लेन आ रही है तो आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा, रिप्लेस करके दे। प्रोविजन फॉर वारंटी है, और प्रोविजन फॉर वारंटी में बताएं जजमेंट इन्वॉल्व है, रिस्क है या नहीं। ओके, लिटिगेशन या डिस्प्यूट विद, भाई ख्याल रखो जिससे पैसे लेने हो उससे नहीं लड़ना, वरना कहेगा अच्छा लेके दिखा पैसे, सबसे पहला उसका यही होगा, अच्छा फिर आप पैसे ले लेना। जिससे झगड़ा हो, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, प्रोविजन भी है, और जो आपके पास एनआरवी पड़ी है अगर उनके साथ है तो मजीद अब नहीं बिकनी। फिर कौन से वाला, जो मशीनरी, हो सकता है 2 डेटर थे उन्हीं के लिए हमने मशीनरी लगाई हुई थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पीटीसीएल खरीद, एक ही कंपनी थी जो तार वाले फोन बनाती थी, पीटीसीएल ही खत्म हो गई, तो वो कंपनी पीटीसीएल खत्म हो गई ना एक तरह से, क्यों, जब से मोबाइल आए तो तार वाले फोन कोई नहीं लगाता, तो उस कंपनी की इन्वेंट्री डेड हो गई ना, खत्म हो गई। तो डिस्प्यूट हो जाए, अगला कस्टमर खत्म हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, बहुत सारे मसाइल है। ये वाली बात भी समझ आती है, आगे चलते हैं। फिर कौन से वाला, लिटिगेशन हो गया, पेंडिंग लिटिगेशन जो चल रही है, पता नहीं हमारे हक में आती है या हमारे खिलाफ आती है, ये भी प्रॉब्लम है। फिर कौन सी बात, डिक्रीज इन सेल और डिमांड फॉर प्रोडक्ट, या इंक्रीज और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री, या फिर कौन से वाली, डिफेक्टिव इन्वेंट्री, पहले भी आ गया, कॉस्ट बढ़ गई, सेल प्राइस तो नहीं बढ़ी, लॉस नहीं दिखाएंगे। फिर कौन से वाला, सेल प्राइस डिक्रीज। फिर कौन से वाला, बेटर प्रोडक्ट लॉन्च बाय कंपैटिटर, नोकिया है ना रिस्क, नोकिया के आगे सैमसंग और आईफोन। फिर कौन से वाला, स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री था ना, वो केक जो यहीं पे बिकता है, भगवान की मूर्ति, ये स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री नहीं जी। फिर कौन से वाली जो या चीजें क्या कर रहे हैं वो वापस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क है। फिर कौन से वाला, रिस्क कौन से वाला, कंटीजेंट एसेट और लायबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड, है ना, कंटीजेंट एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता, पता नहीं अब प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टेन है, पता नहीं, काफी सारी चीजें देखी जाती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। फिर रिस्क कौन से वाला है, प्रीवियस ऑडिटर इज नॉट विलिंग टू एड, और या तो वो काम ही नहीं करना चाहता या पिछली दफा उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दी है, इसका मतलब है इस कंपनी में रोले हैं, रिस्क है या नहीं, पिछले क्यों नहीं करना चाहता काम, भाई रिस्क है। क्लियर हो गया, चले आए आप चैप्टर पे आते हैं। हमने इसका पहले स्टार्ट करना है, जल्दी से आ जाए आज, हाँ हमारे पास टाइम है 10-11 मिनट, आ जाए ले। हाँ यार नए से कराएं, मैंने ये नहीं कहा कि मिस स्टेटमेंट है, मैंने क्या कहा, रिस्क है, ऑर्डर प्रोसीजर परफॉर्म करें, हो सकता है वो ठीक हो। जैसे
आपके पास कोई लिटिगेशन चल रही है, रिस्क तो है, लेकिन हो सकता है जो मैनेजमेंट के वो ठीक हो। जैसे लोअर ऑफ कास्ट एनआरवी पे चीजें करनी है, रिस्क है, अगर उन्होंने की हुई है ओके है, हम क्या परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमारे जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है रिस्क की सूरत में बढ़ जाए। क्लियर हो गया। लेकिन जी चैप्टर को जरा देखते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जी 10 मार्क, फिर कितने 8 9 12 10 20 और मुसलसल पूछ रहा है। ऑटम 21 से लेकर जो है स्प्रिंग 25 तक उसने पूछा हुआ है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है इस दफा भी पूछेगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से जरूर पूछते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर से ज्यादा वेटेज और रिस्क असेसमेंट, और दोनों को कंबाइंड भी कर सकता है। कैसे? रिस्क है तो प्रोसीजर बताएं, रिस्क है तो प्रोसीजर बताएं। आए जी हम सीधे चलते हैं, जंप लगाते हैं LO5 पे, जल्दी आ जाए, बाकी करेंगे LO4 LO5। आ जाए बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, अगर 80% क्वेश्चन इसमें से आता है पूरे चैप्टर का, वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो किसी और से पूछ रहे तो, लेकिन ज्यादातर कहां से पूछता है? यहां पे इसकी पहली हेडिंग देखें, इंफॉर्मेशन दी गई होगी क्वेश्चन में। ये वाली बात समझ आ गई? ये इंफॉर्मेशन, इससे रिस्क और उसकी एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन और उससे आगे रिस्क, और फिर कौन से वाले? की ऑडिट प्रोसीजर। ये कौन से वाले? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और यहां कहीं पे आपके पास 11 कहीं पे लिखा हो तो उसको 7 कर दे, ठीक है, चैप्टर वो गलत कॉपी पेस्ट होगी। तो जहां पे 11 यहां पे लिखा हुआ है वहां पे उसको क्या कर ले? 7 कर ले। जरा आप देखें पहला लें जी, आ जाए इंक्रीज इन, मैं इधर करने लगा हूं, अभी प्रोसीजर नहीं पढ़ते। इंक्रीज इन रिसीवेबल या टर्नओवर रेशियो, इसका क्या मतलब है? डेटा टर्नओवर रेशियो बढ़ गई। अब जरा लिखें, या तो वो टाइम में दी गई होगी रेशियो, या दी गई होगी किस में? डेज में। आपने डेज में करनी है, टाइम को उलट कर ले तो डेज में। नहीं समझ आई? ठीक है, टाइम को उलट कर ले तो डेज में। जैसे पहले 10 टाइम होती थी, अब 12 टाइम। इसका क्या मतलब है? पहले साल में 10 दफा रिकवरी होती थी, अब कितनी दफा? तो डेज कम हो गए। नहीं समझ आई? समझ? पहले साल में, क्यों समझ, पहले साल में, पूरे साल में 10 रिकवरी होती थी, अब तो आपने क्या करना है? 365 डिवाइडेड बाई 10। पहले 35 दिन में रिकवरी होती थी, अब 365 डिवाइडेड बाई 12, ऑलमोस्ट 30 दिन में रिकवरी हो रही है। बेहतर हो रहा है या गलत? आप इसको मिक्स कर देंगे। तो इसलिए अगर टाइम्स में दी गई हो तो किस में कन्वर्ट करें? डेज में। ये वाली बात समझे? अच्छा ये बताएं, डेज बढ़ रहे हैं या रिसीवेबल बढ़ रहे हैं? इसका क्या मतलब है? रिकवरी नहीं हो रही। या तो वो, अच्छा ये डेज में करनी है या टाइम्स में? डेज में करना है इसको, दोनों उलट है। ठीक है, तो आपने एक दूसरे को मिक्स नहीं करना। हम सारे तकरीबन ऑडिट वालों का यही मुत्तफाकिया बयानिया है कि स्टूडेंट जो है वो क्या कर जाता है? मिक्स कर देता है। लिहाजा इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करें? लें जी, इंक्रीज इन रिसीवेबल या डेटर के साथ। इसका क्या मतलब है? सिंपल, डेटर बढ़ रहे हैं तो भाई डेटर से पैसे नहीं आ रहे, डिस्प्यूट हो गया है, पैसे नहीं आएंगे। और अगर डेज बढ़ रही हैं तो इसका क्या मतलब है? ये डेटर टर्नओवर रेशियो में बार बार कह रहा हूं, इस वजह से करवा, हर एक रेशियो पे अगर ग्रिप हो और उसका आपको एनालिसिस का पता हो। आप एक पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, इस दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा सा कैलकुलेटर देखती हैं, या फिर अगर पिछली ये मेजर रेशियोज आपके पास मौजूद है और इस साल वाली, आप यूं करके जो है एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कहते हैं? एनालिसिस परफॉर्म कर, खुद ही आपको पता चल जाएगा रिस्क कितना। खैर वापस आते हैं। अच्छा इसमें जो हेडिंग है ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है? वैल्यूएशन ऑफ द डेटर। डेटर की वैल्यूएशन का रोला है। डेटर बढ़ रहे हैं, रिस्क क्या है? भाई टर्नओवर रेशियो बता रही है बढ़ रहे हैं, रिस्क क्या है? पहला इंडिकेट स्लो मूविंग और डेटर या तो पैसे नहीं दे रहे, या तो देने ही नहीं, या फिर देर से देने का मतलब भाई
ना देना ही, और इसको क्या करनी है, रिस्क है वैल्यूएशन और प्रोविजन। हमने पढ़ा था कहीं पे वैल्यूएशन एलोकेशन में क्या कौन सी चीज है, ठीक है, ये भूल जाए, ये ना भूले, ठीक है। उसके बाद क्या है, और ये इसको क्रेडिट कंट्रोल को छोड़ दें, आपके इतने अच्छे को प्रोसीजर नहीं है, आप हर अरे गहरे को क्रेडिट कंट्रोल, पुअर का क्या मतलब, हर अरे गहरे को आप दिए जा रहे हैं उधार, नहीं समझे, हर अरे गहरे को देंगे, जैसे कोई बंदा है उसकी सिक्योरिटी भी नहीं देखी, ठीक है, उसके एसेट भी नहीं देखे, उसकी हिस्ट्री भी नहीं देखी, और उसको क्या दे दिया, उधार दे दिया, अब वापस आने, इसको क्या कहते हैं, पुअर क्रेडिट कंट्रोल। तो ये भी रिस्क है, लेकिन ज्यादा आपने किस पे गौर करना है, प्रोविजन पे, प्रोविजन जरूर लिखना है। ले जी, अगर डेटर टर्नओवर रेशियो बढ़ रही है, डेटर के साथ रोला है, झगड़ा है, तो क्या रिस्क है, प्रोविजन कम रिकॉर्ड की होगी, क्या रिस्क है, प्रोविजन। अब बताएं क्या प्रोसीजर होने चाहिए, डेटर के प्रोविजन वाले, डाउटफुल पढ़े थे कहीं पे, आगे लिखा हुआ है चैप्टर का रेफरेंस, चैप्टर नंबर 7 में जो डेटर के वैल्यूएशन और एलोकेशन वाले जो प्रोसीजर थे वो लिखने हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देगा, ये आपने लिखना है, और जिसने वैल्यूएशन या प्रोविजन ना लिखा उसका क्वेश्चन गलत है, फिर उसके बाद जो मर्जी लिख ले, ये लिखे ना लिखे, कौन से वाला, क्रेडिट कंट्रोल की समझ आ रही, इसका क्या मतलब है, हर बंदे को यार उधार देते हैं मुंह उठा के, फिर बैड डेट तो होने। चले आगे चलते। दूसरा, डिक्रीज इन क्रेडिटर आर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसका क्या मतलब है कि जो है पीरियड कम हो रहा है, पीरियड कम हो रहा है, या वैसे डेटर सॉरी क्रेडिटर कम, खुश ना हूं लायबिलिटी कम हो रही है, परेशान हूं कि डेटर को रिकॉर्ड ही नहीं करते, सॉरी क्रेडिटर को रिकॉर्ड ही नहीं करते, रिस्क है, बताएं किसका, कंप्लीटनेस का या अकरेंस का, कंप्लीटनेस का, शाबाश। तो फिर प्रोविजन सॉरी कौन से वाला, कंप्लीटनेस, जी जो इसने ये लिखा वो कामयाब है। अब ये खुश ना हो कि डेटर क्या हो रहे हैं, कम, ये सोचे हो रही हैं, रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे। जब कोई चीज हो रही है और रिकॉर्ड, समझना, तो कंप्लीटनेस का रिस्क है। अब क्रेडिटर की कंप्लीटनेस के प्रोसीजर पढ़े हो नहीं पढ़े, पता नहीं, वो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लें, उसको किधर से चेक करें, आगे जाके सब्सीक्वेंट चेक करें, नहीं है ना, ठीक है, और सब्सीक्वेंट पेमेंट को देखें, भाईजान ये जो पेमेंट हुई ये बंदा किधर है, मुझे दिखाएं आपने, था कुछ ऐसा पढ़ा, रिकॉन्सिलिएशन वगैरह वगैरह जो भी, क्लियर हो गया, ये वाली बात समझ आती है, ठीक है। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उठाएं, उसे बताएं ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया, ये ओके हो गया, हाँ जी, बैंक बैलेंस के साथ, ठीक है। हो सकता है जो है उसमें बाद में उनको क्या कर दियो, पेमेंट कर दियो, ठीक है, पेमेंट कर दियो, और आप उनसे पूछें भाईजान ये जिसको पेमेंट किया है ये बंदा किधर, 2-3 प्रोसीजर साथ मिले। जब वो इसके साथ मिला के पूछेगा तो फिर ये ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन जब इसका अलग से क्वेश्चन देगा तो फिर सारे का सारा आपको करना पड़ेगा। हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन में ये दिया होगा, अच्छा ये फैक्ट्स में भी आ सकता है, ये फिगर्स में भी आ, जैसे वो कहे इस दफा क्रेडिटर कम हो गए, ये भी कह सकता है, आपको 2 दे दे, और एक में क्रेडिटर 20 मिलियन और एक में 11 मिलियन की आ रही हो, तो इसका क्या मतलब है, क्रेडिटर कम हो। इस तरह से डेटर का भी, पिछले दफा 20, इस दफा 28, डेटर बढ़ रहे, हो सकता है आपको रेशो दे दे, हो सकता है आपको रेशो के फार्मूला तो आता है, उसको उसकी पूरी की पूरी क्या दे दे, इंफॉर्मेशन दे दे, और खुद कैलकुलेट करके बताएं कि डेटर टर्नओवर रेशो बढ़ रही है या, क्लियर हो गया, तो वो तो हम कर लेंगे। चले, हमने यही पढ़ा, कल यही से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।